प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम। अ, दर्शकों को बता दें, दर्शकों ने हमें डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के साथ देखा है और अक्सर जो हमारे विषय होते हैं, सर के माध्यम से जो हमें विषय जिन पर बात होती है, वो आमतौर पर डेली लाइफ में जो हैपनिंग हो रही है, जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, हम उससे बचकर तो जीवन को थोड़ा ऊपर से देखने का प्रयास करते हैं कि लार्जली क्या चल रहा है और कैसे अफेक्ट कर की जा रही हैं, जो बहुत धीरे हमारे फैमिली सिस्टम को, वैल्यू सिस्टम को या जो एक दूर से ऑब्जर्वेशन वाली जो प्रक्रिया होती है, उसपे मतलब उन विषयों पर सर का बहुत ध्यान रहता है। और आज जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दर्शकों, वो है परिवार। परिवार ताकत भी है और परिवार जो है उसकी अहमियत एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जानता है, तो एक वर्ग उसको प्रोटेक्ट करके रखता है और एक वर्ग उस पर हमला करते रहता है, परिवार नाम की संस्था पर। क्योंकि वह जानता है कि परिवार यदि है, तो उसको वहाँ से वो जो बच्चे हैं या इस तरीके से चीज़ें हैं, परिवार बहुत चीज़ों को बहुत संयत और संयमित रखता है, जिसकी आवश्यकता बहुत लोगों को नहीं महसूस होती। उनके एजेंडा में परिवार एक आड़े आता है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, सर, परिवार पर यह जो आक्रमण होता है, किस माध्यम से होता है? और पहले तो हम यही जान लें कि ये परिवार पर जो आक्रमण कर रहे हैं, किस माध्यम से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, सर। मैं एक स्टेप पहले जाना चाहूंगा। जी। आपके दर्शक शायद आपसे यह पूछना चाहें कि आपको क्यों लगता है कि परिवार पर आक्रमण हो रहे हैं, और अगर परिवार पर आक्रमण हो रहे हैं और आप उसे देख रहे हैं तो वे उसे क्यों नहीं देख पा रहे। खास तौर से नई पीढ़ी के सामने यह प्रश्न उठ सकता है कि किसने कहा कि परिवार पर आक्रमण हो रहे हैं। तो यहां पर मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब कोई चीज रहती है तो उसका महत्व समझ में नहीं आता, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है कि जहां वह चीज नहीं है वहां क्या स्थितियां हैं, या क्या दुनिया में जिन चीजों को आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आप मान कर चलते हैं कि इतना तो हर समय रहेगा या यह तो रहता ही है, इसमें खास बात क्या है। परिवार उनमें से एक चीज है। हम सबसे अधिक किसी चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो परिवार को लेते हैं, हर कोई। तो अगली पीढ़ी आपसे एकाएक सहमत नहीं भी हो सकती है कि परिवार पर कोई आक्रमण हो भी रहा है। इसलिए इसे जरा दूर से देखने की आवश्यकता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम जिधर जा रहे हैं वहां पहले से क्या हो रहा है। आज के दिन में भारत जिधर जा रहा है, या पूरा विश्व जिधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। हमारी धारा पश्चिमोन्मुख है। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बोल रहा हूं। कोई यह भी पूछ सकता है कि भाई साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, a lot of objective knowledge is actually coming from west. तो इसमें आश्चर्य क्या है कि हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं? कोई आश्चर्य नहीं है। यह स्वाभाविक है कि हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में दुनिया जो है वह पश्चिमोन्मुख है और पिछले कुछ 100 वर्षों से पश्चिम से संचालित है। पश्चिम से आने वाले विचार, पश्चिम से आने वाली प्रवृत्तियां हमारे व्यक्तित्व को, हमारे समाज की दिशा को संचालित कर रही हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इस बात को क्रिटिसिज्म के संदर्भ में नहीं कह रहा। मैं यह नहीं कह रहा कि पश्चिम से आने वाला विचार बुरा है इसलिए क्योंकि वह पश्चिम से आ रहा है, और हर विचार जो हमारे यहाँ पहले से है वह अच्छा है क्योंकि वह हमारा है। मैं इस विचार को नहीं मानता। कोई विचार अच्छा है या नहीं है, यह इंडिविजुअली आपको परख कर देखना होगा। उसकी ओरिजिन से हम उसकी क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वहां पहले से क्या है, वह हमारे साथ होने वाला है। और यदि हम सजग हैं तो हम उससे बच सकते हैं, या जो श्रेष्ठ समाधान है, अच्छी चीजों को लें
और जो हानिकारक चीजें हैं उनसे बचें, इस रास्ते पर चल सकते हैं। तो जी। पश्चिम में आज के दिन में परिवार के टूटने की गति बहुत अधिक है। यूके में परिवार 50% फैमिलीज टूटी हुई हैं। यूएस में 40 टू 50% टूटी हुई हैं। यूएस, कंट्रारी टू व्हाट मेनी पीपल बिलीव, यूएस ज्यादा कंजर्वेटिव देश है। यूरोप के मुकाबले और यूके के मुकाबले आज भी यूएस ज्यादा कंजर्वेटिव है और वहां परिवार नाम का इंस्टीट्यूशन कम डैमेज्ड है यूरोप के मुकाबले। यूरोप के कई यूएस में तो देशों में सर, यूएस में तो ये भी कहा जाता है कि जो उसका एक ईस्ट कोस्ट है, न्यूयॉर्क वगैरह वाला इलाका, और जो उधर वाला सैन फ्रांसिस्को, उधर, और ये जो ज्यादातर जो डेमोक्रेट रूल स्टेट्स हैं, इसमें ज्यादा ये समस्याएं हैं। बाकी जो मिडिल वाला जो है, जो रेड है, वो ज्यादा कंजर्वेटिव है और मिला जुला के ज्यादा है। और यूएस में तो जो ब्लैक्स फैमिली हैं, वो ज्यादा, बहुत ज्यादा टूटी हुई हैं। करीब 80% बच्चे जो है वो सिंगल मदर या सिंगल फादर या टूटे हुए परिवार से ही आते हैं। ऐसा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके बावजूद वहां का औसत जो है, ईस्ट कोस्ट जहां पर सबसे अधिक पॉपुलेशन है और वेस्ट कोस्ट जहां पर, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट जहां पर सबसे अधिक पॉपुलेशन है और जहां डेमोक्रेट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और वोक विचारधारा का प्रभाव सबसे अधिक है। उसके अलावा जो मेनलैंड यूएस है, वहां पर फैमिली वैल्यू ज्यादा प्रोटेक्टेड है और इसके बावजूद जो औसत है यूएस का, वो यूके और यूरोप से बेहतर है। वहां परिवार अधिक इंटैक्ट है। जबकि ब्लैक फैमिली, आपने कहा कि 80% ब्लैक फैमिलीज टूटी हुई है, लेकिन जो क्लासिकल, जो टिपिकल व्हाइट अमेरिकन फैमिली है, वह रिलेटिवली ज्यादा इंटैक्ट है उसके मुकाबले, यूरोप और यूके के मुकाबले। यूरोप में तो कई देश है जहां 70 से 80% तक फैमिलीज टूटी हुई है। और मानकर चलते हैं कि शादी जो है जब तक चलती है चलती है, और जब नहीं, जब असुविधा होगी तो तोड़ देंगे। मेरे कुछ मित्र हैं जिनको, यूरोप से मेरी एक मित्र हैं, मतलब मैंने देखा कि उन्होंने बस बिना किसी विशेष कारण के अपनी शादी तोड़ दी। बस मूड नहीं है, शादी तोड़ दी। मतलब सब कुछ पहले जैसा नहीं रह गया तो शादी तोड़ दी उन्होंने। अपने, उनका विवाह टूट गया और वो छोड़कर यहां से वापस फिनलैंड चली गई। तो यह जो, जिधर की ओर हम बढ़ रहे हैं, वहां जो समस्याएं हैं वह देर सवेर हमारे यहाँ आएंगी। तो यह मैं कह दूं कि अगर आपको आज नहीं भी दिखाई दे रहा है, या आप सोचते हैं कि जो परिवर्तन आ रहा है, भारतीय समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, वह सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित रह जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है। वह भारत की समाज की, भारत की सोसाइटी का मेन स्ट्रीम बनेगा और कुछ वर्षों में बनेगा। तो जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, अगर हम उनके प्रति सजग नहीं हुए और उसमें से हमने नीर क्षीर विवेक जिसे कहते हैं, सही क्या है और गलत क्या है, क्या चुनना है और क्या छोड़ना है, का विवेक नहीं रखा, तो जो पश्चिम की स्थिति है उससे बुरी स्थितियों में हम फंसने वाले हैं। सर, आपकी इस बात पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज कुछ मित्रों के साथ था, ऑफ कोर्स उनके बच्चे हैं और अलग 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 एज के बच्चे हैं, और वह लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि जो यूट्यूब देख रहे हैं बच्चे, या स्कूल जिस तरीके की एजुकेशन, एक स्कूल है, वो बता रहे हैं कि उनके, वो अपने यहाँ बच्चों को, पेरेंट्स को बोलते हैं स्कूल, यू कांट से नो टू द किड। अगर बच्चे के दिमाग में कोई बात आ गई है तो वो, आप उसको ना नहीं कर सकते हैं। और यदि उस प्रक्रिया से बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा जिद्दी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिस में, तो उसके लिए स्कूल थेरेपी सेशन करा बच्चों की, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों की। यही काम हमारे यहाँ दूसरे तरीके से होता था कि ना कहना है या हाँ कहना है, उसकी एक व्यवस्थित, एक संस्कार दिए जाते थे, और कभी कभार कुटाई करके भी वो संस्कार दिए जाते थे। So that worked a lot better. We turned up मतलब decently enough. But जो मैं जो समस्याएं सामने देख रहा हूँ, ये आपने जो कहा कि हमारे लिए भी आज प्रासंगिक हो गया है, आ चुका है। बच्चों के बैग में क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, सबके पास पूरा एक्सेस है सामान मंगाने का, पैसे का, फोन का, सब कुछ का, एवरीथिंग का।
और स्कूल्स जो बढ़िया वोक एजुकेशन दे रहे हैं उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। तो जो नए पेरेंट्स हैं वो एकदम बेहतर है कि भाई क्या। और बच्चों का बिहेवियर ऐसा है कि आज आपकी डेट में कूट भी नहीं सकते, पीट भी नहीं सकते, और वह बहुत ज्यादा हाइपर जो है उस तरीके के जो सिंड्रोम्स होते हैं वह दिखा रहे हैं। तो आ चुका है सर, आप कह रहे हैं वो आ गया है। जी। जी हाँ, बिल्कुल आ चुका है, लेकिन लेकिन हमारी आदत है कि जब तक घर आग अपने घर में ना लगी हो, पड़ोसी के घर में लगी आग को हम अपने घर के ऊपर खतरा नहीं मानते। तो यह हमारी आदत है, इसलिए बार-बार आगाह करना आवश्यक है। तो मैं वेस्ट की बात बता दूं, और जो वेस्ट में हो रहा है 10 साल पहले 2 पीढ़ी के अंतर पे 20 साल 30 साल में पहुंचता था, अब वो 2-3 साल 5 साल में पहुंच जा रहा है। यह अंतर है। तो जो वेस्ट में जो पॉलिटिकल बैटल हो रहा है, उसका ग्राउंड जो है वो फैमिली है, परिवार है। वेस्ट की पूरी पॉलिटिकल लड़ाई जो है परिवार की जमीन पर लड़ी जा रही है। परिवार पर किसका कब्जा होगा? परिवार पर परिवार का कब्जा होगा, पेरेंट्स का कब्जा होगा अगली पीढ़ी पर, या अगली पीढ़ी के माइंड पर व्यवस्था का कब्जा होगा। यह यहाँ का मुख्य पॉलिटिकल बैटल है। और अब आप इसको जितने दिशाओं में जाकर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से, पॉप कल्चर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर माध्यम से जिस स्पेस के लिए लड़ाई हो रही है, उस स्पेस का नाम है परिवार। यानी अगली पीढ़ी के बच्चों को क्या बताया जाएगा, उन्हें कौन कंट्रोल करेगा, उन्हें किधर लेकर जाएंगे, वे क्या सोचेंगे, उनके सोच की दिशा और उनकी सीमाएं कौन निर्धारित करेगा, यह लड़ाई है। और इसको व्यवस्था जो है, जिसको मैं कहता हूं कि एक ग्लोबल ऑर्डर है, जो अपने हाथ में लेना चाहता है। तो पेरेंट्स को जो कंडीशनिंग की जा रही है, उनसे सरेंडर लिया जा रहा है। आज के दिनों में स्कूल जो है पेरेंट्स से सरेंडर ले रहे हैं कि आप अपने अधिकार अपने बच्चों पर अपना स्टेक सरेंडर कर दो, और बच्चे क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, किस चीज को कैसे देखेंगे, इसको स्कूल निर्धारित करेगा। और यह निर्धारित करने का अधिकार है जो कह रहा है कि आप बच्चे को ना नहीं कह सकते। आप बच्चे को ना नहीं कह सकते, लेकिन 3 साल के बच्चे को होमोफोबिया के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। 3 साल के बच्चे को पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होने के लिए पनिश किया जा सकता है। 3 साल के बच्चे को सजा दी गई, आई थिंक इन यूके की बात है, कि उसको दिस हैज हैपेंड। जी हाँ, उसके नर्सरी में उसको एक्सक्लूड किया गया और उसको पनिश किया गया और उसको आइसोलेट किया गया, क्योंकि वह होमोफोबिक हो रहा था। 3 साल के बच्चे को। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है। बच्चों को कंट्रोल करने का अधिकार अपने हाथ में लिया जा रहा है। आपके हाथ से लिया जा रहा है, अपने हाथ में। क्योंकि बच्चे जो हैं, बाय डेफिनेशन ह्यूमन बीइंग्स जो है नॉलेज से चलता है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। हमारा ईंधन जो है वह नॉलेज है, और नॉलेज एक्यूमुलेट करने में समय लगता है। गाय का बछड़ा तुरंत खड़ा हो जाता है, चरना वह तुरंत सीख जाता है, खतरे का बोध उसको तुरंत हो जाता है। बाघ अपने बच्चे को 4-6 महीने में शिकार करना सिखा देता है। ह्यूमन बीइंग्स को अपने बच्चे को खड़ा होने में, चलने में 1 साल लग जाता है। भाषा सीखने में 3 साल लग जाता है। बोलना, मामूली बेसिक्स कम्युनिकेट करने में 2 से 3 साल लगते हैं। और दुनिया की समझ डेवलप करते करते 25-30 साल लगते हैं। तो बाय डेफिनेशन बच्चे जो हैं अपना ख्याल रखने के लिए इस दुनिया में प्रोग्राम्ड नहीं है, और उनको पेरेंटल गाइडेंस की आवश्यकता है। कोई नहीं कह सकता कि ह्यूमन बीइंग का बच्चा 10 साल का है तो उसे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। नहीं पता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज मोर कॉम्प्लेक्स देन लाइफ ऑफ अदर एनिमल्स।
तो इसमें कोई शंका नहीं है, कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जो कह रहा है कि अपने बच्चों को छोड़ दो, वे जो ठीक समझते हैं वे करें, वह धूर्तता कर रहा है। क्योंकि कोई भी रैशनल आदमी यह नहीं कह सकता कि एक ह्यूमन बीइंग का बच्चा 10 साल में अपना सब कुछ, अपना बुरा भला जानता है, जानने लायक सर अभी नॉलेज। हाल फिलहाल में एक मेरे मित्र हैं, उनका बच्चा 10 साल का ही है, जी और वो आके बोलता है कि आई विल गैसलाइट यू। तो उनकी माता जी ने कहा कि जो आसपास लोग थे वो हके वके क्या बोल रही है। तो उसके बाद ने कहा आजकल नॉवेल बहुत पढ़ता है। मैंने कहा गैसलाइट का मतलब समझ रहे हो, कहाँ से आ रहा है, किस फिल्म से आ रहा है, किस किताब से आ रहा है, कर क्या रहा है, गैसलाइट होता क्या है, गैसलाइट नॉवेल बहुत पढ़ता है। और ये चल रहा है सर। तो गैसलाइटिंग ही हो रही है, पेरेंट्स की गैसलाइटिंग हो रही है, इस सेंस में कि आप अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे, मैं आप उसको दर्शकों से डेवलप रिक्वेस्ट करने करूंगा से। सर, आप कंटिन्यू करें इससे पहले, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि दर्शकों गैसलाइट शब्द का अर्थ जो है गूगल पर जरूर सर्च करें, उस फिल्म की कहानी जरूर देखें कि उस फिल्म में हुआ क्या था, ये शब्द आता कहाँ से। जी सर प्लीज। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे ही दूं। 1960s के आसपास, 60s के समय की फिल्म है गैसलाइट। एक फिल्म है जिसमें एक लड़की को उसका पति विश्वास दिला देता है कि वह जो सोच रही है वह गलत है, और वह इतनी कन्विंस्ड हो जाती है कि वह अपनी आंख से जो देख रही है सब गलत है, और वह मान लेती है कि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। और कॉम्प्लेक्स कहानी है, लेकिन एक क्राइम थ्रिलर है। तो आप जब किसी को विश्वास दिला देते हैं किसी गलत बात पर, इसको उस फिल्म से यह वर्ब निकल कर आया है, इस क्रिया को गैस लाइटिंग कहते हैं। तो वो आज के चारों दिन में तरफ से घेर के आपकी मानसिकता को, चारों तरफ आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, कोई और क्या व्यवहार कर रहा है, छोटी घटना बड़ी घटना, सब करके आपकी पूरी सोच को परिवर्तित कर दिया जाता है। और बनाने वाले आज के समय में हॉलीवुड वाले यही कर ही रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो गैस लाइटिंग की ही प्रक्रिया चल रही है सर। पेरेंट्स की भी गैस लाइटिंग हो रही है कि आप अपने बच्चों के साथ जो कर रहे हो आपको नहीं पता, आप गलत कर रहे हो, आप उनका नुकसान कर रहे हो, आप उन्हें छोड़ दो और उन्हें डेवलप होने दो, अपने आप नेचुरली डेवलप होने दो। जी नहीं, आप एब्सकॉन्ड कर रहे हो, आप अपने एब्डिकेट कर रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। एब्डिकेशन ऑफ पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड ना करो, उन्हें छोड़ दो और वो जिधर जाना चाहते हैं जाए। तो परिवार पर यह लड़ाई क्यों हो रही है और इस बैटल ग्राउंड परिवार क्यों है, और परिवार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मैं यह पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जब तक परिवार है और जिसका परिवार है वह इस बात को नहीं समझ पाता, वह इस बात को नहीं समझ पाता कि परिवार का एक्चुअली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। जब तक कि आप अपने आसपास ऐसे परिवार नहीं देखते हो, जहां पर ऐसे लोगों को नहीं देखते हो जिनके पास परिवार नहीं है, वे कितने डैमेज्ड लोग हैं। परिवार का जो सबसे बड़ा महत्व है, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, इवन इफ सरकार उसका ख्याल रख ले, इवन इफ आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना दें कि वह मैटेरियली अपना ख्याल रखने के लिए या उसका कोई और मैटेरियली ख्याल रख दे, उसके खर्चे कोई चुका दे, उसका खाना कोई खरीद दे, उसके कपड़े कोई खरीद दे, फिर भी बच्चों को एक गाइडेंस की जरूरत है जिसका स्टेक हो। मैं वेस्ट में देखता हूं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम पर पूरा मजमा बैठा हुआ है, सोशल सर्विसेज हैं, ये हैं, वो हैं, पूरा मजमा बैठा हुआ है चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम पर। और ऑन ग्राउंड वे यह कह देंगे कि कोई भी बच्चा जिसका परिवार नहीं है, हम उसके परिवार को रिप्लेस करने में सक्षम है। सरकार का क्लेम है कि आपका पास परिवार नहीं है, आपको परिवार की आवश्यकता नहीं है, हम है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सरकारी नौकरी करने वाला आदमी जिसकी नौकरी है आपका ख्याल रखना, उसका कोई स्टेक नहीं है कि आप कल को ड्रग एडिक्ट बनते हो, कि आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, कि आप कल को सुसाइड करते हो, आप व्हाट यू टर्न आउट इनटू, आप अल्कोहलिक बनते हो, आप जीवन में अपने आप को सपोर्ट करने लायक बनते हो, या सारा जीवन सरकार के भरोसे जीते हो और कोई एक बीमारी खोजकर कि हमें क्या क्या कहते हैं वे लोग कि मैं बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिजॉर्डर हूं या मैं अनस्टेबल पर्सनालिटी डिजॉर्डर हूं, कोई एक लेबल लेकर
बच्चे, ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और सारे जीवन में कोई काम नहीं करते, सरकार के भरोसे जीते हैं। तो ऐसे बच्चों को जिस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज करने का के लिए जो एफर्ट चाहिए, जो कंसर्न चाहिए, जो स्टेक चाहिए, तो जो सरकार जो इस काम को अपने हाथ में ले रही है, उसका कोई स्टेक नहीं है इस पूरे मैटर में। सर एक एक इस पे सवाल और कि परिवार का जो कोई इंसान होता है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, वो कंटिन्यूअसली उस बच्चे के के साथ हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। सरकारी व्यवस्था में तो ये लोग बदलते रहते होंगे, 2 साल जी पे, हाँ, 3 साल पे, 1 साल पे। स्कूल में यदि कोई पढ़ा रहा है तो भाई हर हर कक्षा में टीचर चेंज हो जा रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी, उसकी क्या नौकरी है, अकाउंटेबिलिटी? उसके लिए वह नौकरी है और कुछ नहीं। तो ऐसे बच्चों का जो जीवन है, उसका हाँ, वही जो आपने कहा, स्टेक नहीं है। सरकार आपको 100 लोग दे देगी पालने के लिए कि आपके 20 साल तक में आपको हर 6 महीने या साल भर में एक दो दो चार चार आदमी बदलता रहेगा। तो ये तो वह उदाहरण हो गया सर, जो यहाँ अगर भारत में बाल एक सुधार व्यक्ति गृह में जो रहेगा भी बच्चे आपके जाते हैं। जीवन में, अगर एक व्यक्ति रहेगा भी आपके जीवन में, तो आपके अच्छे या बुरे होने से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आप उसके लिए सिर्फ एक फाइल हो। तो सरकार आपका ख्याल रख लेगी, परिवार से बाहर कोई और आपका ख्याल रख लेगा, यह एक भ्रम है, यह संभव नहीं है। तो भारत में ये तो प्रूवन है कि सबसे वाहियात जगह, सबसे घटिया जगह यदि किसी के लिए, बच्चों के लिए हो सकती है तो बाल सुधार गृह होता है सरकारी। नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि यह व्यवस्था की फेल्योर है, व्यवस्था अच्छी थी, वह फेल हो गया, यह सही नहीं है। एट इट्स बेस्ट, इसलिए मैं कहता हूं, इवन एट इट्स बेस्ट it is a disastrous system. Expecting government to replace family is disastrous, is a cultural suicide and suicide for an individual. वह व्यक्ति अपना जीवन, उसका जीवन जो है, आप ऐसे लोगों को देखेंगे लॉन्ग टर्म में, क्रॉस सेक्शनली बड़े होते हुए, ऐसे डैमेज्ड लोगों को देखेंगे तो उसमें कोई शंका नहीं रह जाएगी। भारत में वह पीढ़ी अभी तक खड़ी नहीं हुई है जो बिना परिवार के बड़ी हुई। इसलिए हमें पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। और आमिर खान और आमिर खान की 3 पुरानी बेगमें आकर बताती हैं कि डिवोर्स कितनी ग्लैमरस चीज है, देखो हम आज भी अच्छे फ्रेंड हैं, हम अपने बच्चों को आज भी प्यार से पालते हैं। तो यह जो विज्ञापन हो रहा है फैमिली के टूटने का, हमारे सेलिब्रिटी जो यह विज्ञापन कर रहे हैं कि देखो हमने डिवोर्स कर लिया लेकिन हम बहुत अच्छे हैं और खुश हैं, और मेरी पहली बेगम और मेरी दूसरी बेगम एक साथ हॉलिडे मनाने जाती हैं। तो और यह जो इसको मैच्योरिटी बोली जाती है, इस पागलपन को मैच्योरिटी बोला जा रहा है। तो यह आपके बच्चों का के जीवन को अपने नियंत्रण में लेने का खेल है। परिवार वह इंस्टीट्यूशन है जहां व्यक्ति की इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति का फ्रीडम सबसे अधिक प्रोटेक्टेड है, सबसे अधिक सुरक्षित है। बिना परिवार के आप सरकार पर आश्रित हैं, आप व्यवस्था पर आश्रित हैं, और एक ऐसी व्यवस्था पर आश्रित हैं जिसके कंटिन्यूएशन में, जिसका मेंटेनेंस में आपका कोई से नहीं है, और जिसका आपके जीवन के आउटकम में कोई स्टेक नहीं है। आप अच्छा करें, बुरा करें, आप सुधरें, बिगड़ें, आप जिए, मरें, उस व्यवस्था को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके लिए जस्ट अनदर नंबर हैं। बल्कि आप जितने अधिक कष्ट में हैं, जितने अधिक डिस्ट्रॉयड हैं, जितने अधिक बर्बाद हैं, उसके पास उतना अधिक बहाना है समाज को कंट्रोल करने का। देखो वह उतने कष्ट में है और उसे हमारी और अधिक जरूरत है। दिस इज मोर एन एक्सक्यूज, दिस क्रिएट्स द वर्स द सिचुएशन गेट्स, द स्ट्रॉन्गर इज देयर आर्गुमेंट फॉर टेकिंग ओवर कंट्रोल। क्योंकि जो उनका अल्टरनेटिव था परिवार, उसको तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जो यह पूरी व्यवस्था है जो फैमिली के अगेंस्ट चल रही है, यह धीरे धीरे हमारे यहाँ पहुंच रही है। अगली पीढ़ी में मुझे नहीं पता अभी के आंकड़े क्या हैं, पर मैं अपने आसपास को देखते हुए कह रहा हूं कि संभवतः हर 10 या 20 में से एक शादी या तो टूट रही है, टूटने की कगार पर है, या नाम मात्र को किसी तरह चल रही है। सर यहाँ तो टूट रही है, टूटने की प्रक्रिया जटिल है, उसका भी फायदा जो है जुडिशरी हमारी उठा रही है, बहुत एंजॉय कर रही है। और जिस प्रकार से
डिवोर्स को लंबा लटका कर वो अपना एक करप्शन का पैसा भेज रही है, वो एक अलग कहानी है। और चूंकि टूटने नहीं पा रहा है तो हत्याएं हो रही है परिवारों के अंदर। अजी 2-3 खबर सुन के आए हैं, और मैं दीपिका नारायण भारद्वाज जी हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं अपने घर छोड़ छोड़ के किस तरीके से अच्छा, एक तो बाई डिफॉल्ट मेंटेलिटी हो गई है, शायद वो आ भी गया है हमारे समाज में, कि जो घर में मतलब कि माता पिता से अलग रहना है हमको एज अ कपल शादी के। देखिए, मैं तो कहूंगा कि अगर माता पिता से अलग रहने से आपका मैरिड लाइफ बेहतर होता है तो इतनी फ्रीडम दिए जाने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पता होना चाहिए कि गोल क्या है, व्हाट इज द किंग ऑन द बोर्ड। यह पता होना चाहिए कि माता पिता से अलग रहना अपने आप में गोल नहीं है। गोल है कि आप खुश रहें। और एक समय था जब संयुक्त परिवार थे, जब कॉमन इनकम था। आप ऐसे देखिए, कॉमन इनकम था और खेती होती थी और एक ही खेत था, उसी में बाप भी काम करता, बेटे ने भी काम करना, पोते ने भी काम करना। तो जब सोर्स ऑफ इनकम कॉमन है तो फैमिली के मल्टीपल यूनिट्स को बढ़ाना, खर्च को बढ़ाना था। आज के दिन में सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग है, नौकरी अलग अलग है, तो आप एफर्ड कर सकते हैं यूनिट्स को दूर दूर रखना। और एक तरह से अगर साथ रहने से आपके एडजस्टमेंट में समस्याएं आती हैं तो अलग रहना, न्यूक्लियर फैमिली का होना उतनी बुरी बात नहीं होती, अगर आपको पता होता कि यह आप क्यों कर रहे हैं। आपको 10 लोगों से एडजस्ट करना अधिक प्रॉब्लम की बात है, 2 लोगों में एडजस्ट करना कम प्रॉब्लम की बात है, तो अब 2 लोग तो एडजस्ट कर लो। अब आपको औरों से नहीं एडजस्ट करना, सास से नहीं एडजस्ट करना, ससुर से नहीं एडजस्ट करना, देवर देवरानी जेठ जेठानी से एडजस्ट नहीं करना, मान लिया, तो हस्बैंड वाइफ तो एडजस्ट कर लो। लेकिन जब आपने फंडामेंटल्स को खो दिया कि आपको किस लिए आपने परिवार बनाया, क्यों शादी क्यों की, आपको उसका कॉस्ट पे करना है और उसका कॉस्ट है एडजस्टमेंट। जीरो कॉस्ट पर कुछ नहीं होता। तो आपको समस्या यह नहीं है कि आपको कॉस्ट अधिक पे करना है, आपको समस्या यह है कि आपको कॉस्ट पे ही नहीं करना। यू वांट अ कॉस्टलेस ट्रांजैक्शन। आप चाहते हैं कि आपका परिवार हो, आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो, और आप यह नहीं चाहते कि आप उसका कॉस्ट पे करें, विच इज एडजस्टमेंट। इट कैन नॉट बी कॉस्टलेस। तो आपने उसका कॉस्ट घटा दिया कि नहीं भाई, हमें सास से नहीं एडजस्ट करना, ससुर से नहीं एडजस्ट करना, एक्सटेंडेड फैमिली से नहीं एडजस्ट करना। लेकिन अगर आप यह सोचते हो कि आपको किसी से एडजस्ट ही नहीं करना और आप जैसा चाहो वैसा, तो यहां पर वही जब बात जिस आती दिन है। जैसी इच्छा हुई, अब कोई जिम्मेदारी नहीं। जबकि परिवार एक ऐसा है जगह जहां पर, अच्छा इसमें सर एक चीज और मैं एक तो दो बातें जो आपसे मतलब एक तो दो शब्द मैंने ये जो सुने हैं कि आजकल जो चलता है, बहुत ज्यादा चलता है, अनकंडीशनल लव। करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, और जो है कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, लेकिन ये सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वह हमसे प्यार करता है और हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे कार्यों से या न कार्य करने से या कुछ भी वैल्यू एडिशन न करने से क्या नुकसान हो रहा है। और यह जो मानसिकता है ये भी पेनिट्रेट कर चुकी है सर, ये तो मैं देख रहा हूँ। इस पर आपका क्या कहना है? ये भी मैं परिवार तोड़ने वाली ये कहूंगा कार्यक्रम ही चल रहा वाला, है, मैं कहूंगा ही अनकंडीशनल लव। वाला। सिर्फ अच्छा, इसमें एक एडिशनल एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। एक ये भी लाइन चलती है कि जिंदगी के लिए प्यार बहुत। क्या प्यार ही जिंदगी के लिए बहुत है, या कुछ 5-6 चीजें और भी चाहिए होती है जिंदगी के लिए जीवन में? जी सर। तो यह जो आपने बातें कही, सारी बातें निकल कर आ रही हैं, एक ही जगह पहुंचती हैं। वह यह है कि रियलिटी का नेचर क्या है, जो है वही है या जो आप चाहते हैं वह है। तो जो लोग ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वे सोचते हैं कि रियलिटी का नेचर मैं जैसा चाहूं वैसा है, मैं मुझे दुनिया जैसी दिखाई दे वैसी दुनिया है, मैं जो सोचता हूं वह काफी है, और सब कुछ वैसा ही हो जाना चाहिए या सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं फील करता हूं। तो यह अंतर फील करने का और जानने का अंतर है। अगर आप फीलिंग से चलने वाले व्यक्ति हैं तो आपको अनकंडीशनल लव भी अट्रैक्टिव लगेगा। आपको यह भी लगेगा कि लव इज सफिशिएंट एंड लव इज एवरीथिंग, बिकॉज यू आर एडिक्टेड बाय दैट फीलिंग। पर आप अगर रैशनल व्यक्ति हैं, सोचने
समझने, तार्किक प्रक्रिया से चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको पता होगा कि हर चीज का एक कॉस्ट होता है, लव का भी एक कॉस्ट होता है। हर चीज अर्न करनी होती है, लव भी अर्न करना होता है। लव, अनकंडीशनल लव वैसा ही है जैसा अनअर्न्ड इनकम। आपको लगता है बिना काम किए पैसे मिल जाते, नहीं मिलते हैं ना। नहीं, इतना तो हर कोई डिजर्व करता है कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, नहीं मिलता। क्यों मिल जाएगा आपको? इस धरती पर न रोटी बनी बनाई थी, न कपड़ा सिला सिलाया था, न मकान खड़े थे। इस धरती पर जो कुछ भी है किसी ने बनाया है। रोटी के लिए गेहूं किसी ने उपजाया है, आटा किसी ने पीसा है, रोटी किसी ने पकाई है। आपको कोई चीज अनअर्न्ड नहीं मिल सकती। दुनिया में कुछ भी अनअर्न्ड नहीं होता, लव भी अनअर्न्ड नहीं होता। हर चीज की कीमत देनी पड़ती है, चाहे आपको लगे कि वह कितना बेसिक है। इतना तो बेसिक है, इतना तो बनता है, कुछ भी नहीं बनता। दुनिया में कोई आदमी आपको बिना किसी कारण के, बिना किसी गुण के, बिना किसी वर्च्यू के, बिना किसी वैल्यू के लव करना ओ नहीं करता। नो वन ओव्स यू एनीथिंग। यू हैव टू लर्न, you have to earn, you have to be someone that someone would actually want to love। क्या खास बात है आप में? अनकंडीशनल क्यों हो लव? कंडीशन पूरी करो। आई वॉन्ट टू लव अ पर्सन, आई एम अ पर्सन who is honest, I am a person who is hardworking, I am a person who has principles। I would respect a person who is hardworking, who is honest, and who has certain principles। I will respect that person। Why will I respect a person who has no principles and no values? Why? सर If I आपने एक don't बात कही know, कि आप स्वयं ऑनेस्ट हैं, आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। तब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला ऑनेस्ट हो, सामने वाला हार्ड वर्किंग हो, वैल्यू ऐड करे। सर यहाँ तो यह कहानियां हैं कि हम खुद बहुत बड़े काहिल हैं, हरामखोर हैं, जो भी हैं, जैसे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सामने वाला बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए, सामने वाला बहुत कर्म मेहनती होना चाहिए, सामने वाला हमको वैल्यू एडिशन करके देना चाहिए। तो यह यह जो डिमांड है। यह और क्या यह प्यार का डिमांड समाजवाद है। परिवार की सस्टेनेंस में चल सकती है क्या? यह प्यार का समाजवाद है। इतना तो मेरा बनता है, कुछ भी नहीं बनता जी। तो जो लोगों को लगता है कि दुनिया में सब चीजें बनी बनाई हैं और उसमें से मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए, यही चीज इकोनॉमिक्स में समाजवाद होती है। और यही चीज परिवार में यह सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होता है कि इतना तो मेरा बनता है। बनी बनाई नहीं है। प्यार दुनिया में बिखरा नहीं पड़ा था, हमने क्रिएट किया है, हमने एनर्जी लगाई है। हर किसी ने, जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, वह उसमें अपनी एनर्जी लगाता है। वह क्यों लगाएगा एक ऐसे व्यक्ति में अपनी एनर्जी जो उसे डिजर्व नहीं करता हो? नहीं लगाएगा। यू विल हैव टू डेवलप सर्टेन क्वालिटीज, सर्टेन वैल्यूज दैट समवन एल्स शुड वैल्यू। मैं यंग लड़कों को यह बात कहना चाहूंगा, आप बहुत प्यार करते हो एक लड़की से, काफी नहीं है, बिल्कुल काफी नहीं है। लड़की, अब आप शिकायत करते हो कि लड़की देखती है कि अरे ये लड़का कमाता नहीं है। बिल्कुल देखेगी। किस काम के आदमी हो तुम, कमाते भी नहीं हो? दैट इज द बिगिनिंग। You should be able to sustain yourself first। You should have the qualities to sustain yourself, then you should have the quality to sustain your family। And once you have earned that quality, earned that value, then you should expect and look for someone who will value that value in you। And then you can expect a higher form of reward, which is love। यही बात हर तरह से लागू होती है, पुरुषों के साथ भी लागू होती है, महिलाओं के साथ भी लागू होती है। आपको, अगर आप अनकंडीशनल लव खोज रहे हो, आप एक पैरासाइट हो। आप एक इमोशनल स्पिरिचुअल पैरासाइट हो। कोई आदमी जो बिना काम किए पैसा खोज रहा है, भिखमंगा है। और अगर आप अनअर्न्ड लव खोज रहे हो, आप स्पिरिट के भिखमंगे हो, आप आत्मा के भिखमंगे हो। आप वह चीज खोज रहे हो जो आपने अर्न नहीं करी है। तो यह जो माइंडसेट है कि अनअर्न्ड लव मिलना चाहिए, यह बिल्कुल वही माइंडसेट है जहां से राजनीति में और इकोनॉमिक्स में समाजवाद निकल कर आता है। और बहुत इसलिए बढ़िया एक्सप्लेनेशन सर। मतलब ये एक लाइन में बात इतनी क्लियर कर दी गई है। और इसके अलावा एक छोटा सा सवाल और सर कि आपने अभी जो बात की वो इमोशनल और उसकी, मैंने आपके ट्रेन ऑफ थॉट्स को तोड़ा है, पर मुझे लगता है कि
परिवार के चलते रहने के लिए कुछ रियल चीजें भी जरूर होती हैं, कुछ कार्य होते हैं जो करने होते हैं, कर्तव्य होते हैं जो करने होते हैं, और एक ही आदमी सारे काम नहीं कर सकता है, या एक ही काम को दो लोग मिलकर भी नहीं कर सकते। तो वो रियलिटी भी अगर देखें तो उसकी तो आवश्यकता है ना, कि तुम कुछ वैल्यू ऐड करो, तुम कुछ वैल्यू ऐड करो। यह तो इससे आपको भी समझ में आ जाता है जब आप बच्चे बड़े करते हो इस कंट्री में, और उसके बाद अपनी सैलरी का आधा आप उसके चाइल्ड केयर में देते हो, तो समझ में आ जाता है कि आपके सास ससुर आपके जीवन में कितनी बड़ी बाधा थे या कितने बड़े संबल थे। यहाँ पर जो लोग होते हैं वे लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं कि यार तुम इंडियंस लोग अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाते हो, वो तुम्हारा चाइल्ड केयर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तुम काम कर सकते हो। तो यह जब आपको चाइल्ड केयर, हमारे हमने पता नहीं चला हमें भारत में रहते हुए कि हमारे बच्चे कब बड़े हो गए। ऑनेस्टली हमें पता नहीं चला कि बच्चों को बड़े करने में क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, यह हमने नहीं जाना, क्योंकि माँ पिताजी साथ में थे। जितने दिन बच्चों को जरूरत थी माँ पिताजी ने कब निकाल दिया, कब हमारे बच्चे पाल के बड़ा कर दिए। हम लोग तो घूमते फिरते ऐश करते मौज करते हमने समय बिता दिया। साथ में सीरियसली मोहल्ले था, चाचा बुआ ये लोग भी थे, परिवार के अन्य सदस्य भी थे, दोस्त यार थे, एक सामाजिक माहौल था। यहाँ वर्क प्लेस पर सबसे कॉमन कॉल आता है स्पेशली फीमेल कलीग्स का, आई कैन नॉट कम टू वर्क टुडे, आई हैव अ चाइल्ड केयर प्रॉब्लम, माय चाइल्ड इज सिक, सो द नर्सरी हैज रिटर्न्ड हिम। आप बच्चा को जुकाम है तो आप उसको नर्सरी भेजेंगे, नर्सरी वाला वापस भेज देगा। तो नर्सरी वाले ने बच्चा भेज दिया, अब मैडम की ड्यूटी है और मैडम नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती भाई? तो बच्चा कौन देखेगा? तो सबसे कॉमन कॉज है एब्सेंटीज्म का, आई हैव अ चाइल्ड केयर प्रॉब्लम बिकॉज माय चाइल्ड इज सिक, नर्सरी हैज रिटर्न्ड इट। तो आपके पास पैसे भी हैं तो भी आपके बच्चे को कोई नहीं देखेगा और आप काम पे नहीं जा सकते। भारत में हम और मेरी पत्नी दोनों काम पर होते थे, बच्चे स्कूल से लौटते थे, किसके घर में रहते थे हमें पता भी नहीं चलता था। बच्चे स्कूल से लौटते थे, अगर जब पेरेंट्स नहीं थे हमारे साथ तो भी वो पड़ोसी के घर में बड़े हो जाते, उनका लंच हो जाता था। हम लोग जब 2 घंटे बाद लौटते थे तो बच्चे खाना खा के टीवी देख रहे होते थे बगल में, रूबी दीदी के घर में वो टीवी देख रहा था बेटा। तो ऐसे ही चलता था। तो परिवार क्या देता है और समाज क्या देता है, इसको वह समाज अधिक कटुता से महसूस करता है जिसने उसे खो दिया, और वह समाज बिल्कुल महसूस नहीं करता जिसके पास वह अभी भी है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी उसकी है कि वह समाज इसको नहीं महसूस करता है जो उसे खो रहा है, क्योंकि वह उसे वैल्यू नहीं करता। तो हम वहां हैं जहां हम उसे खो रहे हैं, लेकिन हमें वह असुविधा लगता है, हमें लगता है कितनी बड़ी असुविधा है। तो फैमिली के साथ रहना कितना बड़ा हेडेक है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा डिस्टेंस रख लो, थोड़ा अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन कर लो, लेकिन रिलेशंस बचा कर रखो और वैल्यू करो कि हाँ भाई हमें फैमिली की भी जरूरत है और एक्सटेंडेड फैमिली की भी जरूरत है। नाक घुसाने में भी समस्या है। यह भी समस्या है कि पिछली बिल्कुल। पीढ़ी अगली पीढ़ी को फ्री नहीं होने देना चाहती कि भाई तुम्हारे किचन में भी हम साथ अगर घुसी रहेगी बहू के किचन में तो वहां भी समस्याएं होती हैं। तो बहुत यस। सारी समस्याओं की जड़ वहां से भी होती है जब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन कितना इन्वॉल्वमेंट होना है और कितनी फ्रीडम चाहिए, यह सही सही निर्धारित करने के लिए हर चीज की कीमत पता होनी चाहिए। तो फैमिली की भी और एक्सटेंडेड फैमिली की भी और उसके इन्वॉल्वमेंट की कीमत भी पता होनी चाहिए, और उसका प्राइस भी, कॉस्ट पे करने को भी तैयार होना चाहिए। फ्रीडम कॉस्टलेस नहीं होता। आपको फ्रीडम चाहिए, वह कॉस्टलेस नहीं होता, उसका कॉस्ट है फैमिली। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड to pay that cost of maintaining your family, you will lose your freedom to another entity, a crueler entity, a worse entity called state. आपने सब बहुत बड़ी बातें बताई, और मुझे लगता है कि यह चर्चा में अभी 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है ध्यान में आ रहे हैं, पर मैं आज की चर्चा का यहीं समापन भी करना चाहूंगा। दर्शकों ने सुना इतना देर, और इसमें एक ये जो एंगल है, जो आपने बताया, एक एग्जांपल दिया कि महिला काम करने जा रही हैं। अब वो ठीक है, घर में आमदनी चाहिए होगी तो काम करने जा रही है। कई जगह महिलाओं को घर में आमदनी की आवश्यकता नहीं होती, पति अच्छा खासा कमा रहा है, पर वो क्या एम्पावरमेंट के नाम पे या किसी और कारण से, या सेल्फ बिलीव, जो भी एक समाज से वो मिल गया है, ठीक है, वो भी जरूरी है। पर कहीं एक जबरदस्ती का एक एम्पावरमेंट भी, भाई परिवार में जो आपकी एम्पावरमेंट है वो तो मुझे लगता है कि वो अद्भुत होती है।
महिलाओं की, वो उससे बड़ा एम्पावरमेंट क्या मिलेगा? कि मैंने सर देखा है माँ और बाकी लोगों ने, घर की महिलाओं ने, दीदी लोगों ने जो कह दिया वो होना है, उसमें फिर वो नहीं है कि वो एक अलग धारणा बना दी गई, अलग कहानी है। पर बहुत सारी चीजें इसके एंगल हैं, और परिवार से संबंधित जो बात है मुझे लगता है कि बहुत जरूरी बात है दर्शकों, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी मैं सर कि आप यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक यह आपके माध्यम से बात जाएगी। सर आप कुछ अपना एक क्लोजिंग कमेंट देना चाहते हैं इस पर, और आगे के क्या विषय हैं जिसको हम अगर कंटिन्यू करें इस कन्वर्सेशन को? जी सर। तो मैं एक छोटा सा टेक लेना चाहूंगा। आखिरी विषय जो आपने उठाया बहुत महत्व का है। फैमिली जी। इज द यूनिट वेयर वुमेन आर मोस्ट empowered फॉर वन सिंपल रीजन, दे हैव द मोस्ट नॉलेज। घर में रहती हैं, उन्हें सब कुछ पता है। उनके बिना हस्बैंड अपनी चड्डी तक नहीं खोल सकते। दे हैव द मोस्ट नॉलेज, so they are most empowered because all the decisions they have the knowledge to make the decisions, even if it might look like कि आदमी decision ले रहा है, but it is the woman who provides the knowledge, the input without which decision cannot be taken. So family is the unit where women have the most power, which is it is their fortress. महिलाओं का किला है परिवार। इसके बाहर वे असुरक्षित हैं, इसके भीतर वे मालकिन है, वे रानी है। नंबर 2, जहां तक काम करने का प्रश्न है, आई विल से अभी मेरी पत्नी काम पर गई हुई है, मैं घर पे, ठीक है। तो आई कैन नॉट से कि भाई महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए या वो क्यों काम करती हैं। ऑफ कोर्स आप जो अर्निंग होती है वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, यह सबके काम की चीज है, पुरुष के काम की भी चीज है, महिला के काम की भी चीज है। लेकिन यह एक ध्यान देने की बात है कि यदि महिला काम नहीं करती है, यह एक नया फिनोमेना था। महिलाएं हमेशा से काम करती थी, खेत में काम करती थी, ज्यादा काम करती थी। महिला काम ना करे, सिर्फ पुरुष काम करे और पूरा घर चले और महिला सिर्फ घर पर को संभाले, यह एक डेवलपमेंटल फिनोमेना है जो सभ्यता के विकास के बाद हमें मिला है। इसके पहले एवरी हैंड ऑन द डेक, हर किसी को काम करना ही था क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो एक व्यक्ति इतना प्रोडक्टिव हो गया कि सिर्फ एक व्यक्ति के काम से पूरे परिवार का काम चलता था। तो यह ना समझें कि स्त्रियों का काम करना एक डेवलपमेंट है, चॉइस है। आप काम करना चाहते हैं, करें, आपको उसमें सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है, आपकी फ्रीडम का पार्ट है, करें। लेकिन यह सोच के ना करें कि यह एक डेवलपमेंट है और यह एक नया डेवलपमेंट है। स्त्रियों का काम नहीं करना और एक पुरुष के प्रोडक्टिविटी से इतना इनकम जनरेट करना, इतनी प्रोडक्टिविटी जनरेट करना कि पूरा परिवार उस पे एक व्यक्ति पर आश्रित रह सके, यह इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डेवलपमेंट है। यह हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। यह समझने की जरूरत है कि एक विकसित देश की लग्जरी थी कि महिलाएं घर में रहें और काम न करें। उसके बाद वह काम करना चाहती हैं, अवश्य करें, वह अलग विषय है। लेकिन यह ना समझें कि यह कि महिलाओं का काम नहीं करना पिछड़ेपन की निशानी थी। आज भी आप देखें तो आपके गांव में, जो आपके शहर में जो सबसे गरीब घर हैं, उसकी महिलाएं दूसरों के घर में जाके सबसे कठिन काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, कितनी कितनी दूर जाके काम करती हैं, मजदूरी का काम करती हैं। तो जो लोअर क्लास है उसके लिए मजबूरी है काम करना। और अगर आपको इस मजबूरी से फ्रीडम मिल रही है और आपके कोई विशेष एस्पिरेशंस नहीं है कि भाई मुझे साइंटिस्ट बनना है, इस तरह के कोई एस्पिरेशंस नहीं है, तो आप लोगों की इस गैस लाइटिंग के भरोसे में मत आए कि काम नहीं करके आप बहुत इंफीरियर जीवन जी रही हैं। यह आपकी प्रिविलेज है जो आपको मिली है, लेना चाहे लें, नहीं लेना चाहे नहीं लें, लेकिन इस गैस लाइटिंग का शिकार ना बने कि काम नहीं करना पिछड़ेपन की निशानी, मतलब जॉब नहीं करना पिछड़ेपन की निशानी। जी, और वही है, ये किस किस माध्यमों से आता है, कभी हम लोग इन माध्यमों की भी चर्चा करेंगे कि किन माध्यमों से पारिवारिक समाज और समाज की गैसलाइटिंग की जा रही है, परिवर्तन लाया जा रहा है। उसका पर्पस आपने बिल्कुल बताया कि एक स्टेट है या एक स्टेट के अंग हैं, या स्टेट मतलब न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि जो इकोसिस्टम होता है या जो सिस्टम्स है वो कंट्रोल चाहते हैं सबकी मानसिकता पर, सबके उस पर। तो
बाकी और इसमें मुझे लगता है कि वृहद चर्चा बहुत आवश्यक है इस पर। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स अभी बचते हैं, पर फिर भी आज आपने सर हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कहीं बात हम अधूरी छोड़ के जा रहे हैं और इस बात को पूरा करना बड़ा आवश्यक होगा, तो आपसे आगे उम्मीद हो कि आप हमें समय दें। दर्शकों से रिक्वेस्ट, बहुत ज़रूरी बातें राजीव मिश्रा सर करते हैं और इनके भी कुछ चैनल्स हैं, मैं उसका भी लिंक आपको दूँगा। उसपे तमाम विषयों पर समाज को दूर से देखकर ऑब्ज़र्व करके एक वृहद मैक्रो व्यू रखने का प्रयास करते हैं। और राजीव सर, बहुत-बहुत धन्यवाद जो भी आप कर रहे हैं और जो भी आप हमें बताना चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ रैशनैलिटी है, उसकी भी वर्कशॉप्स हैं, उसकी भी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने हर वीडियो में। और वहाँ जाना भी बड़ा आवश्यक है, परिवार के साथ जाना बड़ा आवश्यक है। और क्या कहते हैं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें दर्शकों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध हम आपके पास ऐसे तमाम विषयों पर लगातार आते रहेंगे। राजीव सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।